किया गया जो प्रॉपर भारतीय क्षत्रियों को दर्जा वर्ण व्यवस्था में दिया गया था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा समाज में और भी कई प्रगुणन हो रहा है, खास करके अस्पृश्यता जैसे चीज बढ़ने लगा था। मनुस्मृति के आने के बाद एक जैसे हिंदू कोड की बात की जाने लगी थी, और किस तरह से समाज में नई नई जातियों का प्रगुणन हुआ था, खास करके अलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण। तो समाज में व्यापक विविधता हमें यहाँ देखने को मिलता है। धार्मिक इतिहास में भी आपको देखें काफी महत्वपूर्ण झलक मिलता है, खास करके हम बौद्ध को लेकर के हम बात करें, और यहाँ पे धार्मिक इतिहास में अगर आप बात करें तो दो चीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो हम देखें गंधार कला और मथुरा कला हमारे लिए धार्मिक का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम देखें तो हमारे लिए जो यहाँ पे एक वैष्णव परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एग्जाम्पल मिलता है, चाहे वो हम देखें कि यहाँ पे कई सारे धार्मिक प्रवृत्तियां उभर करके आ रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम हेलियोडोरस वगैरह के बारे में देखें कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे आकर के जो खास करके विष्णु परंपरा कहें, विष्णु परंपरा के बारे में उसको कैसे एक्सेप्ट किया, और किस तरह से हम धार्मिक चीजों में परिवर्तन देख रहे हैं, किस तरह से हम वैष्णव संप्रदायों का यहाँ पे विकास देख रहे हैं, किस तरह से धर्म में विष्णु की महत्ता बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पे तो कई तरह से हमें धार्मिक परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे धार्मिक इतिहास और सामाजिक इतिहास काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को भी दिखाएं और राजनीतिक अंधकार को भी थोड़ा सा आप दिखाएंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन है आपका कि धार्मिक और सामाजिक। लेकिन हम शताब्दी में केवल धार्मिक और सामाजिक दिखाएंगे, राजनीति भी दिखाना है, क्योंकि धर्म और समाज राजनीति से प्रभावित होता है। तो किस तरह से केंद्रीकरण का अभाव था ये भी आपको थोड़ा सा दिखाने की जरूरत है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से और है कि जैसे मौर्योत्तर 5 शताब्दियों को पांच शताब्दी मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ईसा पूर्व 200 से लेकर के 300 ईस्वी। मौर्योत्तर 5 शताब्दियों को भारतीय इतिहास के अंधकार युग के रूप में चित्रित करने में हम कितने न्याय संगत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कारण प्रस्तुत कीजिए। देखिए अभी तक मैंने जो उत्तर मौर्य काल में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझको ये लगा कि मौर्योत्तर 5 शताब्दियों को भारतीय इतिहास के अंधकार युग के रूप में चित्रित करने में हम कितने न्याय संगत है। अपने उत्तर के समर्थन में कारण प्रस्तुत कीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन को सरल भाषा में समझिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या हम मौर्योत्तर काल को अंधकार युग कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं तो कैसे, और नहीं कह सकते हैं तो कैसे। इसी चीज को आपको दर्शाना है। जैसे कि हमने ऊपर बात किया कि अंधकार युग में हम कहेंगे कि भले ही राजनीतिक रूप से अंधकार युग माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मौर्य के तरह केंद्रीकरण सत्ता का अभाव हमें देखने को मिलता है।
लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से कई सारी गतिशीलताएं हमें दिखाई देती है। तो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हम इस काल को अंधकार युग कहेंगे, ये उचित नहीं होगा। तो हम इस पे काफी डिस्कशन करेंगे क्लास में। ये क्वेश्चन थे आपके मौर्योत्तर काल का। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊंगा और आप लोग उसे जरूर कर लें। शॉर्ट नोट के तौर पे आप लोग, मैं लिख ही दे रहा हूँ, मथुरा कला और गंधार कला पर एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा आप लोग, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। शॉर्ट नोट बनाना है गंधार कला एवं मथुरा। दोनों में तुलनात्मक रूप से आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, बेहतर होगा कि तुलनात्मक करना है आपको। कि इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संगम काल से क्वेश्चन है। हाल के पुरातात्विक अनुसंधान निष्कर्ष और संगम साहित्य ग्रंथ हमें दक्षिण भारत में आरंभिक राज्य राज्य और समाज के संबंध में किस प्रकार प्रबोध प्रदान करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये संगम काल से। इसमें क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाल के पुरातात्विक अनुसंधान निष्कर्ष, यानी हाल में जो भी वहां पे पुरातात्विक खोज किए गए हैं उसके निष्कर्ष, और दूसरा है संगम साहित्य के जो ग्रंथ है वो किस तरह से दक्षिण भारत में आरंभिक राज्य और समाज के संबंध में चर्चा करता है। वो किस तरह से हम उसे, जैसे पुरातात्विक स्रोत किस तरह की बात कर रहा है, संगम साहित्य में जो आरंभिक, जैसे वहां पे हम देखे चेर चोल है, पांड्या है, ये राज्य जो वहां पे उदय हो रहे हैं, और संगम काल में हमें कौन कौन से राज्य के बारे में मिल रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो वहां पे, और साथ ही साथ हमें दक्षिण भारत के आरंभिक राज्य के बाद साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है कि वहाँ की जो समाज है, समाज की परंपरा है, समाज की जो मान्यताएं हैं, जो खास करके हम वहां पे देखें कि शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय को लेकर के मत हो गया। हमारे समाज में एक धार्मिक मान्यता समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। समाज की संस्कृति, रहन सहन किस तरह से थी, क्या था, उसका वर्गीकरण किस तरह से संगम साहित्य में किया गया है, और साथ ही हमें उसके पुरातात्विक अनुसंधान क्या बताता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के प्राचीन भारत के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो एंड कर दूंगा। वहां पे हम बात करेंगे, शुरुआत हमारा होगा गुप्त काल से। गुप्त काल के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देख लेंगे, फिर हम उत्तर गुप्त काल में आ जाएंगे, वहां से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, खास करके हम हर्षवर्धन वगैरह को और पल्लव। और देखिए चोल काल का भी क्वेश्चन आप ध्यान देंगे 64वीं में सेक्शन फर्स्ट, यानी प्राचीन भारत में ही पूछा है। तो चोल काल को अगर हम सेकेंड पार्ट में भी देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछ दिया और लगातार 2 बार पूछा है।
तो चलिए इसके साथ मैं आज का क्लास खत्म करता हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरा एफर्ट सही लगता है और इससे थोड़ा सा भी आपको सहयोग मिलता है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।